जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मंगल पांडे डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। मित्रों, आज हम एक ऐसे विषय पर वीडियो लेके आए हैं कि अगर ये एक प्रकार की श्रृंखला ही कह लीजिए इसको, कि अगर क्लियर हो जाए तो कहीं ना कहीं जो भी लोग एक दिवसीय परीक्षा की तैयारी करते हैं, जो भी सामान्य ज्ञान के प्रश्न जितने 30, 20, 50 नंबर के आते हैं, तो मैं कह रहा हूं कि अगर ये श्रृंखला पूरी कर लेंगे लोग तो 60% उनका प्रश्न जीएस का वो क्लियर हो जाएगा। मतलब 60% जीएस की तैयारी उनकी मजबूत हो जाएगी। तो इस श्रृंखला का नाम मैंने रखा है राज्य दर्शन। इसमें क्या होगा कि जो जितने भी भारत के राज्य हैं और जितने भी भारत के यूटी हैं, स्टेट प्लस यूटी, यहां पर इनसे जो भी प्रश्न बनते हैं, जैसे वहां की जनजातियों से प्रश्न बन जाता है, वहां के ऊंची चोटियों से प्रश्न बन जाता है, इसके बाद वहां के त्योहार मेले महोत्सव से प्रश्न बन जाता है। तो लगभग ऐसे जो प्रश्न आएंगे, और मैं कह रहा हूं कि ऐसे परीक्षाओं में वर्तमान में जो भी अभी एसएससी जीडी का पेपर हुआ है, एमटीएस का पेपर हो रहा है, आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा प्रश्न ऐसे बन रहे हैं जो कि न संविधान में कोई पढ़ सकता, न इतिहास में पढ़ सकता, उसको एक अलग वे से पढ़ना होता है जिसको हम स्टैटिक फॉर्म में बदल देते हैं। लेकिन उसी को सरल बनाने के लिए मैंने एक कार्यक्रम शुरू किया है और हमको उम्मीद है कि ये शायद बहुत प्रचलित होगा मेरा कार्यक्रम। 28 राज्य, उन जितने भी यूटी हैं उनको कवर कर दिया जाए बारी बारी से। तो इसका मैं आज से ये कार्यक्रम आज से मैंने शुरू कर दिया है। नाम होगा इसका राज्य दर्शन, और राज्य दर्शन का अभी ये पार्ट 1 रिकॉर्ड हो रहा है। इसके अंतर्गत भारत के प्रत्येक राज्यों को कवर किया जाएगा, और जिन राज्यों को मैंने शुरुआत की है, जिन राज्यों से, वो है पूर्वोत्तर के राज्य हैं। और पूर्वोत्तर के राज्यों में आपको पता होगा नागालैंड, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, ये सभी राज्य आएंगे। तो मैंने नागालैंड से ही शुरुआत की है, क्योंकि इन जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं इनको कोई पढ़ना नहीं चाहता है, और वास्तव में इनसे अगर बढ़िया से प्रश्न बना देता है तो 90% लोग यहाँ से फेल हो जाते हैं। जैसे पूछ लेता है नागालैंड से भी कि हार्नबिल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, नौटंकी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, कई प्रकार के ऐसे प्रश्न पूछ सकता है। लेकिन अगर ये कार्यक्रम मैं पूरा कर देता हूँ तो इतना विश्वास मानिएगा, 60% किसी भी प्रकार की परीक्षा की तैयारी अगर आप कर रहे हैं जीएस में तो 60% आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए, बहुत बातें नहीं करेंगे, हम अपने कार्य को शुरू करते हैं। राज्य दर्शन नंबर 1, और पहला जो स्टेट को मैंने कवर करने का प्रयास किया वो है नागालैंड, और शुरू करते हैं। पहले हम देखेंगे नागालैंड का इतिहास। कि नागालैंड का इतिहास क्या रहा है। तो मैं इसको पॉइंट वाइज बना दिया हूं। इसमें लिखा है कि इस राज्य का इतिहास म्यांमार और असम से काफी मेलजोल खाता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो नागालैंड का इतिहास है वो कहीं ना कहीं म्यांमार और असम से प्रभावित है। क्यों प्रभावित है अभी देख लीजिएगा, क्योंकि असम और म्यांमार दोनों सीमा बनाते हैं नागालैंड से। तो कहीं ना कहीं कुछ जो सांस्कृतिक जो भी रहन सहन है वो नागालैंड में होगा, नागालैंड का म्यांमार में होगा, म्यांमार का असम में होगा, क्योंकि इनकी सीमाएं एक दूसरे से मिलती जुलती रहती हैं। वहीं दूसरा अगर बात करें तो इस राज्य का नाम अंग्रेजों ने नागा के अनुसार रखा है। नागा एक जनजाति होती है, तो अंग्रेजों ने नागालैंड का नाम नागा जनजाति के अनुसार रखा। वैसे तो ये नागा लोग जो हैं बेटा, वो भारत के प्रत्येक जगह निवास करते हैं, लेकिन अगर बात करें तो महाराष्ट्र और नागालैंड में इनके नाम से राज्य और जिले का नाम पड़ गया है। महाराष्ट्र में आपको एक नागा जिला मिलेगा और नागालैंड तो राज्य है ही, तो कहीं ना कहीं नागा के नाम पर इनका नाम नागालैंड पड़ा। तीसरा टॉपिक है 1832 में 2 ऐसे अंग्रेज थे जो पहली बार नागालैंड पहुंचे। तो क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी कि अंग्रेजों का कदम नागालैंड में पहली बार कब पड़ा। तो 1832। कौन कौन है वे? जेनकिंस और पेम्बर्टन। ये 2 लोग महानुभाव ऐसे हैं, यूरोपीय लोग थे, जो कि पहली बार नागालैंड में अपना कदम रखे, नागालैंड पहुंचे। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये यहाँ से सेम टू सेम क्वेश्चन बनेगा कि नागालैंड का जो भारतीय संघ में इसको शामिल कब किया गया था। 1 दिसंबर 1963 को भारत के 16वें राज्य के रूप में नागालैंड को शामिल कर लिया गया था। इस बात को याद रखिएगा। तो अगर क्वेश्चन बन जाए कि भारतीय संघ में नागालैंड को शामिल कब किया गया है, 1 दिसंबर 1963 को, चौथे राज्य के रूप में, 16वें राज्य के रूप में। चलिए आगे देखते हैं क्या है। अब अगला हेडिंग है हमारा नागालैंड का भूगोल।
नागालैंड का भूगोल, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन सकता है, पहले आप इसको समझिएगा। भूगोल के अंतर्गत क्या क्या पढ़ सकते हैं, वन लाइनर चीजें होगी, फैक्चुअल की चीजें होंगी, उसे आप चाहेंगे तो कंठस्थ भी कर सकते हैं, बहुत बड़ा चीज नहीं होगा, लेकिन ये समझ लीजिएगा कि अमृत के समान ये चीजें हैं। तो पहले इसको नक्शा देख लीजिए नागालैंड का, ये आपका नागालैंड है, इसके इर्द गिर्द कौन है, ये आपको असम मिलेगा, दिखाई दे रहा होगा, ये अरुणाचल प्रदेश मिलेगा, ये आपको म्यांमार मिलेगा, ये आपका मणिपुर मिलेगा। तो हम कह सकते हैं कि नागालैंड भारत के 3 राज्यों के साथ प्लस एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा यानी कि म्यांमार के साथ सीमा बनाता है। तो 3 राज्य कौन कौन है, पहला आपका है असम, दूसरा अरुणाचल प्रदेश और तीसरा आपका कौन होगा, ये होगा आपका मणिपुर होगा, और एक देश है चौथे के रूप में जिसको हम क्या कहते हैं, म्यांमार। और आप लोगों को पता होगा म्यांमार का पुराना नाम क्या है, बर्मा। म्यांमार का पूरा नाम क्या है, और ये पहले भारत का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन 1935 के अधिनियम में इसको भारत से अलग कर दिया गया। किस अधिनियम में कर दिया गया बेटा, भारत शासन अधिनियम 1935 में इसे भारत से अलग कर दिया गया। आगे देखते हैं, अगला जो मैंने पॉइंट रखा है ये है नागा पहाड़ियों का विस्तार। देखो ये बहुत आम चीज है कि अगर कोई दिमाग के बल पर भी अपना पूछ ले कि नागा पहाड़ियों का विस्तार, तो जो बेचारा कभी जिंदगी में किताब मुंह तक नहीं देखा होगा तो उसको अगर नागालैंड पता होगा तो ऐसे ही बता देगा कि नागा पहाड़ियों का विस्तार तो नागालैंड में है, नागालैंड में है, ठीक है। लेकिन अगर वो पूछ देगा कि ये बताइए नागा पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, तो वो बताने में थोड़ा सा गरीबी फील करेगा, अर्थात उसको ये जवाब पता नहीं होगा। लेकिन याद रखिएगा कि नागा पहाड़ियों का विस्तार तो नागालैंड में है, लेकिन वहां की सबसे ऊंची चोटी का नाम है माउंट सारामती। और हम कह सकते हैं कि नागालैंड की भी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, तो माउंट सारामती भी है। तो 3 क्वेश्चन यहां से बन सकता है। पहला, नागा पहाड़ियों का विस्तार नागालैंड में, नागा पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी माउंट सारामती, और नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी भी कौन है, माउंट सारामती। आगे देखिएगा, अगला बिंदु है जुकू घाटी, नागालैंड व मणिपुर की सीमा पर है। हाँ भैया, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अगर पूछेगा जुकू घाटी किन 2 राज्यों की सीमा पर है, तो नागालैंड मणिपुर। लेकिन एक है डेजडू घाटी, एक्चुअल में इसको लिखा जाता है डेजडू, है ना, डेजडू घाटी, ये भी नागालैंड में है। तो 2 चीजें याद रखिएगा, जुकू घाटी जो है वो मणिपुर और नागालैंड की सीमा पर है, लेकिन जो डेजडू घाटी है ये नागालैंड में ही स्थित है। अगला पॉइंट देख लेते हैं, नागालैंड की प्रमुख नदियों की बात हो रही है, तो प्रमुख नदियां की बात करेंगे बाबू तो ये होगा धनश्री, दोयांग, डीकू, है ना, यानी धनश्री नदी भी कहां बहती है, नागालैंड में, दोयांग नदी भी कहां बहती है, नागालैंड में, और डीकू नदी भी कहां बहती है, नागालैंड में। यहां पर एक और प्यारा प्रश्न बन रहा है कि दोयांग नदी नागालैंड की सबसे लंबी नदी है। तो क्वेश्चन अगर बनेगा कि नागालैंड की सबसे लंबी नदी का नाम बताइए, तो बता दीजिएगा क्या होगा, दोयांग। वहीं अगर बात करेंगे, इसी नदी पर एक बांध भी बना है, उसका नाम है दोयांग बांध, ये दोयांग नदी पर स्थित है, इस बात को याद रखिएगा। तो क्वेश्चन हम क्या पढ़े, नागालैंड में कौन कौन सी नदियां बहती हैं, एक बहती है धनश्री, दोयांग, डीकू, है ना, और दोयांग नदी नागालैंड की सबसे लंबी नदी है। उसी दोयांग पर एक बांध बना है जिसका नाम क्या है, दोयांग बांध। अब यहां पर अगला जो बिंदु है हमारा, वो है नागालैंड की जनजातियां। याद रखिएगा, नागालैंड की आंकड़ों के अनुसार 16 प्रकार की जनजातियां पाई जाती हैं। अब 16 का नाम तो हम याद नहीं कर सकते, क्योंकि 16 का नाम याद करना याद भी हो सकता है कई लोगों को, लेकिन उसमें जो इंपॉर्टेंट है, जो कई बार परीक्षा में पूछ चुका है, उसमें मैंने कुछ लोगों का कुछ का नाम रख दिया है। जैसे अगर पूछेगा अंगामी जनजाति, अंगामी, तो अंगामी जो जनजाति है वो नागालैंड में है ना। इसके बाद आओ जनजाति वो नागालैंड में है, चांग जनजाति नागालैंड में है, दिमासा जनजाति नागालैंड में है, कोन्याक जनजाति नागालैंड में है, रेंगमा जनजाति नागालैंड में है, सूमी जनजाति नागालैंड में है, जेलियांग जनजाति नागालैंड में है ना, और भी कई जनजातियां हैं। लेकिन आपको पता होगा, पहले एक प्रश्न याद रखिएगा कि नागालैंड में 16 प्रकार की जनजातियां पाई जाती हैं, जिसमें प्रमुख कौन कौन है, एक है भैया अंगामी है, एक है आओ है, एक है चांग है, यह कोन्याक तो कई बार परीक्षा में भी पूछा है, रेंगमा भी कई बार परीक्षा में पूछा है, जेलियांग कई बार परीक्षा में पूछा है। तो कोन्याक, रेंगमा, जेलियांग, सूमी, दिमासा, कचारी, चांग, आओ, ये जितनी भी जनजातियां हैं ये नागालैंड में स्थित हैं, उन 16 जनजातियों में जो कि नागालैंड में पाई जाती हैं। अभी हम इस स्लाइड में क्या पढ़े, पहला पढ़े नागा पहाड़ी का विस्तार नागालैंड में, इसके बाद हम पढ़े नागा उसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम सारामती, और नागालैंड की भी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, सारामती। जुकू घाटी जो है वो नागालैंड और मणिपुर की सीमा पर है, ये याद रखिएगा, और जो डेजडू घाटी है वो नागालैंड में स्थित है। इसके बाद प्रमुख नदियों के विषय में हमने कवर किया, एक है आपका धनश्री, एक है दोयांग, एक है डीकू, और दोयांग नदी नागालैंड की सबसे लंबी नदी है, उसी पर एक बांध बना जिसका नाम क्या है, दोयांग बांध है। ठीक है,
नागालैंड में 16 प्रकार की जनजातियां पाई जाती हैं, जिसमें प्रमुख रूप से मैंने लिख दिया है। एक है अंगामी, आओ, चांग, दिमासा, कोन्यक, रेंगमा, सूमी, जेलियांग। तो ये आपको याद हो जाना चाहिए। अगले स्लाइड पर देखते हैं क्या है। आगे बेटा कि नागालैंड के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत पूछ लेता है कि नागालैंड के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्यजीव अभ्यारण्य। पहला पूछ लेगा आपसे कि नागालैंड जूलॉजिकल पार्क कहां पर है? दीमापुर में। नागालैंड जूलॉजिकल पार्क कहां पर है? दीमापुर में है, ये बात याद रखिएगा। दूसरा, रंग पहाड़ वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पर है? ये भी दीमापुर में है। पुली बैज वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पर है? कोहिमा में है। और नौटंकी राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? पेरेन, ये जिला है नागालैंड का, और नौटंकी सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान भी है, इस बात को याद रखिएगा। इसके बाद अगर पूछेगा फकीम वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पर है? नागालैंड में। तो याद रखिएगा ऐसे, नागालैंड जूलॉजिकल पार्क, ये तो आपको क्लियर हो जाएगा कि दीमापुर नागालैंड में होगा। रंग पहाड़ वन्यजीव अभ्यारण्य, ये भी दीमापुर नागालैंड में होगा। पुली बैज कहां पर होगा? कोहिमा में। नौटंकी कहां पर होगा? पेरेन, ये जिला है नागालैंड का, वहां पर होगा। और अगर पूछेगा नागालैंड का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो नौटंकी राष्ट्रीय उद्यान है, इस बात को याद रखिएगा। इसके बाद तीसरा नंबर, जो 5वां नंबर है, वो है फकीम वन्यजीव अभ्यारण्य। ये कहां पर है? नागालैंड में। अब मुझे मानिए इसको पढ़ सकते हैं आप, बहुत ज्यादा इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। कि जूलॉजिकल पार्क दीमापुर, रंग पहाड़ वन्यजीव अभ्यारण्य दीमापुर, पुली बैज वन्यजीव अभ्यारण्य कोहिमा, नौटंकी राष्ट्रीय उद्यान पेरेन सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है, और फकीम वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पर है? तो नागालैंड। तो ये हमको आशा करते हैं कि ये आपका टॉपिक अब क्लियर हो गया होगा। यानी कि नागालैंड से कभी भी ऐसा प्रश्न पूछे जो कि राष्ट्रीय उद्यान या वन्यजीव अभ्यारण्य से हो, तो आपको दुख नहीं होगा, इस बात का मैं गारंटी लेता हूं। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला हमारा जो स्लाइड है वो है नागालैंड की प्रमुख लोक नृत्य। अगर लोक नृत्य की बात करें तो एक होता है शास्त्रीय नृत्य, एक होता है लोक नृत्य, है ना। शास्त्रीय नृत्यों की संख्या 8 है, कहीं कहीं 9 दिया होता है, लेकिन अलग अलग राज्यों में अलग अलग संस्कृति और सभ्यता के आधार पर वहां पर नृत्य होते हैं, उन्हीं को हम लोक नृत्य कहते हैं। तो हम वर्तमान में अगर बात करें तो हम नागालैंड के लोक नृत्य की बात कर रहे हैं। तो अगर प्रश्न बनेगा कि बांस नृत्य कहाँ का है? नागालैंड का। तितली कहाँ का है? नागालैंड का। चंगाई कहाँ का है? नागालैंड का। जेलियांग कहाँ का है? नागालैंड का। रेंगमा कहाँ का है? नागालैंड का। युद्ध नृत्य कहाँ का है? नागालैंड का। मयूर नृत्य कहाँ का है? नागालैंड का। खंबा लिम नृत्य कहाँ का है? नागालैंड का। तो बांस हुआ, तितली हुआ, चंगाई हुआ, जेलियांग हुआ, रेंगमा हुआ, इसके बाद युद्ध नृत्य हुआ, मयूर नृत्य हुआ, खंबा लिम नृत्य हुआ, ये सभी कहां पर हैं बेटा? तो नागालैंड में किए जाते हैं। आगे बात कर लेते हैं कि जो कुछ नृत्य हैं इनका किसी विशेष समुदाय से संबंध है, वो क्या है देख लेते हैं। यहां पर देखिएगा दूसरा पॉइंट है, युद्ध नृत्य नागालैंड के पुरुषों द्वारा किया जाता है। तो आपका प्रश्न बन सकता है कि युद्ध नृत्य कहां होता है? तो पहला तो प्रश्न बन जाएगा कि नागालैंड में किसके द्वारा किया जाता है? तो ये पुरुषों के द्वारा किया जाता है। इसके बाद जो जेलियांग नृत्य है ना, जेलियांग नृत्य आपको पता होगा, अभी जेलियांग पढ़े हैं ऊपर नृत्य, तो जेलियांग नृत्य नागा जनजाति के द्वारा किया जाता है, इस बात को याद रखिएगा। इसके बाद तीसरा है चांगलो या सुआ। देखो इसका पूरा नाम बड़ा खतरनाक नाम है, जीवन का अंत हो जाएगा यहीं पर। चांगलो या सुआ लुआ इस राज्य के चांग जनजाति का एक पारंपरिक नृत्य है। तो अगर ये नृत्य पूछ दे आपसे, चांगलो या सुआ लुआ इस राज्य के चांग जनजाति का एक पारंपरिक नृत्य है। तो हम फिर से एक बार रिवीजन करवा देते हैं आपको। बांस नृत्य कहाँ का है? नागालैंड। तितली नागालैंड, चंगाई नागालैंड, जेलियांग नागालैंड, रेंगमा नागालैंड, युद्ध नृत्य नागालैंड, मयूर नृत्य नागालैंड, खंबा लिम नृत्य कहाँ का है? नागालैंड। युद्ध नृत्य नागालैंड में पुरुषों के द्वारा किया जाता है। जेलियांग नृत्य नागा जनजाति के द्वारा किया जाता है। और जो चांगलो या सुआ लुआ नृत्य है, ये चांग जनजाति के एक पारंपरिक नृत्य है, तो चांग जनजाति द्वारा किया जाता है। चलते हैं अगले स्लाइड पर, देखते हैं क्या है। यहाँ पर नागालैंड में मनाए जाने वाले उत्सव और त्यौहार, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से बनता है बाबू परीक्षाओं में आजकल, है ना, कई बार पूछ लेता है। जैसे मैंने कई पेपरों में देखा है, जैसे पूछ लिया था एक बार थाई पूसम कहाँ मनाया जाता है, या हार्नबिल कहाँ मनाया जाता है, परशुराम कुंडा मेला कहाँ मनाया जाता है। तो ऐसे जो उत्सव होते हैं कई राज्यों में, जो त्यौहार मनाए जाते हैं, कहीं कहीं बड़े बड़े मेले का आयोजन किया जाता है, वहाँ से प्रश्न बन जाता है। तो अब आपको दिक्कत नहीं होगी अगर ईमानदारी से इस चीज़ को कवर कर लेंगे तो पहला पॉइंट मैंने रखा है कि हार्नबिल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है ना, नागालैंड। बांस दिवस अभी पढ़ के आए हो, है ना, जो बांस नृत्य होता है वो भी नागालैंड में होता है, और बांस दिवस समारोह भी नागालैंड में। यमसे फेस्टिवल भी नागालैंड मनाया जाता है।
आंगमोग, ये सब याद रखना, आंगमोग उत्सव भी नागालैंड में मनाया जाता है, मुआसू त्यौहार भी नागालैंड में मनाया जाता है, सेकरनई उत्सव भी नागालैंड में मनाया जाता है। तो हार्नबिल हुआ, बांस दिवस हुआ, यमसे हुआ, आंगमोग हुआ, इसके बाद मुआसू हुआ, इसके बाद सेकरनई हुआ, ये सभी कहाँ मनाए जाते हैं? तो नागालैंड में मनाए जाते हैं। अब इससे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य मैंने रखा है जो कि आपको परीक्षा में कभी कभी पूछ सकता है। वैसे तो इतना में ही हम लोग की गरीबी दूर हो जाएगी, लेकिन और भी एक्स्ट्रा मैंने रख दिया है। जैसे हार्नबिल महोत्सव 1 से 10 दिसंबर प्रत्येक साल, है ना, के बीच मनाया जाता है। इसे त्योहारों का त्यौहार भी कहा जाता है, यानी कि नागालैंड में इसे त्योहारों का त्यौहार भी कहा जाता है। किसे? हार्नबिल को भी कहा जाता है, ठीक है। अब देखिएगा दूसरा, यहां पर हार्नबिल त्यौहार का नाम हार्नबिल पक्षी के नाम पर रखा गया, इस बात को याद रखिएगा। हार्नबिल त्यौहार जो है हार्नबिल पक्षी के नाम पर रखा गया है। तो पहला तो क्वेश्चन ये बनेगा कि हार्नबिल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में। इसके बाद आपसे पूछेगा कि हार्नबिल त्यौहार कब से कब तक मनाया जाता है? 1 से 10 दिसंबर के बीच मनाया जाता है। हार्नबिल त्यौहार का किसके नाम पर रखा गया है? तो हार्नबिल पक्षी के नाम पर रखा गया है, याद रखिएगा। इसके बाद ये कहा गया कि इस त्यौहार का प्रमुख उद्देश्य नागालैंड की समृद्धि को पुनर्जीवित करना है। तो यह भी पूछ सकता है कि बताइए हार्नबिल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, उसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो नागालैंड की समृद्धि को पुनर्जीवित करना। एक बार पुनः हम इसको देख देते हैं कि हार्नबिल महोत्सव नागालैंड, बांस दिवस समारोह नागालैंड, यमसे उत्सव नागालैंड, आंगमोग उत्सव नागालैंड, मुआसू त्यौहार नागालैंड, सेकरनई उत्सव नागालैंड। हार्नबिल महोत्सव 1 से 10 दिसंबर के बीच मनाया जाता है। इसे त्योहारों का त्यौहार भी कहा जाता है और हार्नबिल त्यौहार का नाम हार्नबिल पक्षी के नाम पर रखा गया है। और अगर देखा जाए तो ये जो हार्नबिल त्यौहार मनाया जाता है, ये नागालैंड की प्रमुख जो समृद्धि है उसको पुनर्जीवित करने का प्रयास किया जाता है इस त्यौहार के माध्यम से। अगले स्लाइड में चलते हैं, देखते हैं क्या है। हाँ, ये है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, यहाँ पर है ना, पूछ सकता। हमने इसका नाम दिया है अन्य महत्वपूर्ण बिंदु। अन्य महत्वपूर्ण बिंदु, अन्य महत्वपूर्ण बिंदु का मतलब है कि अन्य क्या प्रश्न उससे बन सकते हैं। तो देख लीजिएगा, पहला प्रश्न बन सकता है कि नागालैंड में लोकसभा सदस्य कितने हैं? 1, छोटा राज्य है। राज्यसभा कितने हैं? 1, और विधानसभा कितने हैं? तो 60। तो अगर पूछ देगा लोकसभा संख्या 1, राज्यसभा संख्या 1, विधानसभा संख्या 1, क्योंकि नागालैंड में अगर बात करेंगे तो एक सदनी विधानसभा है, एक सदनीय विधानसभा है नागालैंड में, ये बात याद रखिएगा। तो लोकसभा की संख्या 1, राज्यसभा की संख्या 1 और एक सदनी विधानसभा है। यहां पर एक और मैंने पॉइंट रखा है, कालीबाड़ी मंदिर है ना, ये हिंदू तीर्थस्थल है, हिंदू मंदिर है। ये दीमापुर में है और दीमापुर कहाँ पड़ेगा आपका? तो नागालैंड में पड़ेगा, ये बात याद रखिएगा। तो पूछ देगा प्रसिद्ध कालीबाड़ी मंदिर कहाँ पर है? दीमापुर में है। इसके बाद ये भी कई बार मैंने प्रश्न देखा है कि नागालैंड की राजभाषा क्या है बाबू? तो याद रखिएगा अंग्रेजी। नागालैंड की राजभाषा अंग्रेजी है, क्योंकि आपको अगर देखा जाए तो नागालैंड में ज़्यादा जो ईसाई धर्म के लोग मिलेंगे, है ना, ईसाई धर्म के लोग मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर ईसाई मिशनरियों ने ज़्यादातर धर्म परिवर्तन करवाया। और जो वर्तमान में अगर ईसाई हैं तो जाहिर सी बात है ये अंग्रेजी बोलना पसंद करेंगे, है ना, अंग्रेजी बोलना पसंद करेंगे। तो ये याद रखिएगा, राजभाषा यहाँ की क्या है? अंग्रेजी। इसके बाद यहाँ के प्रथम मुख्यमंत्री का नाम, पहले जो मुख्यमंत्री बने जब 1 दिसंबर 1963 को आपका नागालैंड 16वां राज्य बना, तो उस समय जो मुख्यमंत्री बने उनका नाम है पी सीलू एओ, है ना। पी सीलू एओ जो हैं वो यहाँ के प्रथम मुख्यमंत्री हैं। और ये भी प्रश्न बन सकता है कि नागालैंड के प्रथम राज्यपाल का नाम बताइए। तो प्रथम राज्यपाल का नाम है विष्णु सहाय। क्या नाम है? विष्णु सहाय, याद रखिएगा। प्रथम राज्यपाल का नाम विष्णु सहाय, प्रथम मुख्यमंत्री का नाम पी सीलू एओ, है ना। राजभाषा यहाँ की अंग्रेजी। कालीबाड़ी मंदिर कहाँ पर है? दीमापुर। और हिंदू मंदिर है नागालैंड में। लोकसभा की संख्या 1, राज्यसभा की संख्या 1 और विधानसभा की संख्या 60। बाबू यह हुआ हमारा अंतिम बिंदु। और लगभग अगर इतनी चीजें आप कम समय में अगर कवर कर लेते हैं तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि नागालैंड में अगर प्रश्न बनेगा किसी भी परीक्षा में, हो सकता है किसी भी अदर स्टेट का देने जाएं या दिल्ली पुलिस का केंद्र सरकार के अधीन कोई भी परीक्षा दे, तो वहां पे प्रश्न बनेगा और बना भी है भविष्य में। अरे भूतकाल में, भविष्य में जो बनेगा उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं इस बात की गारंटी लेता हूं। लेकिन आपको ईमानदारी से जो पढ़ाया गया है उसका रिवीजन वो आपको कंठस्थ होना चाहिए, है ना। तो हमें आशा है कि आपको सीरीज अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगेगी तो अपने साथ, अपने मित्रों के साथ थोड़ा सा इसे शेयर करते रहिए, है ना। और शेयर करते रहिए। इसके बाद जो भी आप लोगों को कमियां दिखाई देती हैं उसको आप कमेंट में करते रहिए, ताकि हम उसको सुधार करने का प्रयास करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।